नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम समावेशी शिक्षा का एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मान के चलिए आपका 95% कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसी से आपके प्रश्न भी आने हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं इन सभी प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी की है और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें ताकि आपसे एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए और आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिया गया है कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है बुद्धि लब्धि से संबंधित कि सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है, तो वो होती है 90 से 110। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बुद्धि लब्धि का यहाँ पर मतलब है कि IQ। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 140 से अधिक होती है। याद रहेगा, जो सामान्य बच्चे हैं उनकी 90 से 110 और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो ये चीज़ समझ गए, जो मानसिक आयु होता है और वास्तविक आयु। यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु का क्या मतलब है ये भी आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कोई बालक है, अब बालक की एक्चुअल आयु यानी वास्तविक आयु 5 वर्ष है, ठीक है। अब अगर उस बालक को 5 वर्ष में हम मान लेते हैं कि वो कक्षा 1 में पढ़ता है, ठीक है, कक्षा 1 में पढ़ता है। अगर हम ये कहें कि बालक को कक्षा 3 के प्रश्न आते हैं, कौन सी कक्षा में प्रश्न आते हैं? कक्षा 3 के, तो यानी वो कक्षा जो 7 वर्ष के बराबर हो गया, उसकी जो एक्चुअल आयु है वो 7 वर्ष मानी जानी चाहिए। लेकिन वो एक्चुअल में है कितने का? वो 5 वर्ष का है और वो सवाल कर पा रहा है 7 वर्ष वाले बच्चे के। तो यहाँ पर जो उसकी मानसिक आयु होगी वो होगी 7 वर्ष और उसकी जो एक्चुअल आयु यानी वास्तविक आयु है वो है 5 वर्ष। तो ये चीज़ आप समझ गए कि अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बच्चे वाले प्रश्न कर ले रहा है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो होगी 7 वर्ष और वास्तविक आयु होगी 5 वर्ष। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि की परिभाषा बताई जा रही है कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा कर देने पर जो अंक हमें प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने ये सूत्र दे रखा है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पर आपने देखा होगा कई इस तरह के प्रश्न भी करने को कभी कभी आ जाते हैं कि मानसिक आयु मान लेते हैं कि 15 है और वास्तविक आयु मान लेते हैं 10 है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालनी है बच्चे की, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें इसके अनुपात में 100 से गुणा कर देते हैं तो ये कट जाएगा और इसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी 150। तो ये चीज़ आप समझ गए कि अगर किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकलेगी? 150। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखो। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता। तो ये चीज़ समझ गए कि पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। किसके अनुसार? सिरिल बर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते किसका कथन है कि विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक के बारे में बताया जा रहा है। तो यह कथन किसका है? ये रेबर का कथन है।
पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। मतलब पिछड़ा हुआ बच्चा वह होता है जो अपने ही सहपाठियों की तुलना में पिछड़ जाता है या उसको नॉलेज कम होती है। तो ये चीज़ समझ गए आप। आगे बढ़ते, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों में अधिगम स्तर मंद होता है, यानी जो पढ़ाई का स्तर है वो धीमे धीमे होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है, वो अन्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, उनके साथ उठ बैठ नहीं पाते, उनके साथ खेल नहीं पाते, उनके साथ पढ़ाई नहीं कर पाते। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि उन्हें कोई टीचर परेशान करता है या उन्हें कोई बच्चा परेशान करता है या कोई और अन्य तत्व उन्हें परेशान करता है। पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय कर देना चाहिए। यहाँ पर पिछड़े बालकों की जो मानसिक योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से उनके लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। वंचना से क्या अभिप्राय है? वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं और अभावों की ओर संकेत करता है। वंचना का ये मतलब है कि समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ लोग जिनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों की असुविधाओं और अभावों की ओर वंचना संकेत करती है। समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय? वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं, वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जो अपने घर में, अपने विद्यालय में और अपने समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं, यानी हर जगह वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। यानी अगर विद्यालय में है तो पता चला फर्नीचर तोड़ रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे से मारपीट कर रहे हैं, किसी की कोई पेंसिल चुराए ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं तब भी अपने भाई बहनों से लड़ाई कर रहे हैं। तो वो सब बच्चे कौन होते? वो होते समस्यात्मक बच्चे। अब बात कर ले निर्देशन का क्या अर्थ होता है। निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ होता है मदद करना। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पद प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यानी निर्देशन का अर्थ है कि अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप उस पर किसी भी निर्देशक से आप क्या कर सकते हैं? कुछ सलाह ले सकते हैं, कुछ सहायता ले सकते हैं, जिसके बारे में वो समस्या के समाधान के बारे में आपको बताएगा। तो इस तरह क्या होगा कि उस समस्या का समाधान करने में वो आपको निर्देशित करेगा, पथ प्रदर्शित करेगा। परामर्श की परिभाषा क्या है? मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो एक तरीके से निर्देशन और परामर्श कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। निर्देशन में भी क्या होता है कि अगर हमें कोई समस्या हो रही है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें पथ प्रदर्शित करता है, हमें बताता है कि देखो इस तरह इस समस्या का हल हो सकता है। परामर्श का भी अर्थ लगभग वही होता है कि दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। आप लोग को प्रयागराज लिखना है, इलाहाबाद नहीं लिखना है। प्रयागराज लिखना होगा आपको परीक्षा कॉपी में। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई? तो ये 1954 को हुई। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना की किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने। कब हुई? 1954 में। और ये है कहाँ? ये है प्रयागराज में। बात कर लेते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की संस्था का प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निदेशक कहलाता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के संचालन में कितने पद सृजित किए गए हैं? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के संचालन हेतु 2 पद सृजित हैं। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। यहाँ पर इस तरह का एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
आपके बहुविकल्पी में, वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से नहीं हैं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य और अक्षम। तो आपको ये लगेगा कि जो प्रतिभाशाली होंगे वो तो विशिष्ट आवश्यकता वाले होंगे नहीं, तो आप वहाँ पर प्रतिभाशाली को टिक नहीं करते, कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं और गलत हो जाते हैं। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें प्रतिभाशाली भी शामिल होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, यानी सामान्य बच्चों के अलावा जितने भी बच्चे होते हैं वे सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हो सकता है शारीरिक कारण, हो सकता है उनके शरीर में कोई दुर्बलता हो, कोई अंग खराब हो, इसलिए वे शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। मानसिक कारण हो सकता है, उनके मन में कोई ऐसा तनाव हो सकता है कि किसी भी तरह उनको कोई परेशान कर रहा हो या वो खुद परेशान हो रहे हों, या विद्यालय कारण हो सकता है, विद्यालय में कोई उनको परेशान कर रहा हो, कोई टीचर ज़्यादा परेशान कर रहा हो, कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, या कुछ भी और कारण हो सकता है कि वो खेल ना पा रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है। और पारिवारिक कारण हो सकता है कि परिवार में कोई तनाव हो, माता पिता में कोई झगड़ा हो रहा हो, भाई बहन में कोई झगड़ा हो रहा हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं उसके शैक्षिक रूप से पिछड़ने के। पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। अब ये जो पिछड़ापन है इससे हमें निजात पाना है, इसको हटाना है पिछड़ेपन को। तो विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बना दिया जाए। जैसे विद्यार्थी हैं, अगर उनको किसी सब्जेक्ट में समस्या हो रही है तो उसके हिसाब से उनको कुछ सरल दिया जाए, उसके हिसाब से उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाए, और परामर्श समय पर बल दिया जाए। उनको समय समय पर उपयुक्त परामर्श दिया जाना बेहद जरूरी है, जिससे वो पिछड़ेपन से निजात पा सकते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य की प्राप्ति करना, जागरूकता की भावना का विकास करना। तो यहाँ पर आप समझ गए कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है कि सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर शिक्षा प्रदान करना, जिससे क्या हो कि वो किसी भी तरह का भेदभाव के उनके अंदर कोई विचार ना है कि मैं विशिष्ट बच्चा हूँ तो मुझे अलग पढ़ाया जा रहा है और जो सामान्य हैं उनको अलग पढ़ाया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि सभी की एक साथ शिक्षा लेना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? तो 1999 में। भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? धारा 15(4), धारा 45, धारा 46 के तहत। समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। EDSS का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया? EDSS का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ, याद रखिएगा। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो ये 1995 में अधिनियम आया था। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो एकीकृत शिक्षा 1974 में प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं एकीकृत शिक्षा परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो ये 1930 में ही आयोजन हुआ था। परियोजना का प्रारंभ हो गया था जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो ये 2005 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? ये 2006 में आई। अब यहाँ पर हम IEDC का पूरा नाम बताइए। तो समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना। इसका प्रारंभ 1974 में हुआ। निःशक्त जन अधिनियम कब बना? यह 1995 में बना, अभी बता चुका हूँ। एकीकृत शिक्षा क्या है? भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। एकीकृत का मतलब यही है कि सभी की शिक्षा एक साथ करना, चाहे वो विकलांग हो चाहे दृष्टिबाधित हो।
उन सभी को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान करना एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट करो। वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। यानी वाक दोष का यही मतलब है कि सही रूप से शब्दों का उच्चारण ना कर पाना, शब्दों का गलत तरीके से उच्चारण करना, अटकना, हकलाना और देर से वाणी विकास वाक दोष में आते हैं। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, ये हैं असुविधा संपन्न समूह के बच्चे। बात करें टीके ए मेमन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं? तो भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष अधिक बड़ा है। यानी इनका यहाँ पर जो इनका मेन मतलब होता है, सभी मनोवैज्ञानिक का मेन मतलब वही है, बस खाली उसको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर मेनन जी कह रहे हैं कि भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा है। यानी मान लीजिए कोई कक्षा 5 का बालक है तो वो फेल हो जाता है, तो फिर से वो कक्षा 5 में रह जाता है। फिर जो कक्षा 4 के बालक हैं वो प्रमोट होके कक्षा 5 में पहुंच जाते हैं। प्रमोट होने का मतलब है कि पास होके कक्षा 5 में पहुंच जाते हैं। तो जो बच्चा फेल हो गया था वो अपने साथियों से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फेल वाला बच्चा कक्षा 5 में ही है और उसके साथ कक्षा 4 के बच्चे और आगे, तो वो क्या होता है कि अपने ही साथियों से 1 वर्ष बड़ा हो गया। अब वो दोबारा फेल हो गया तो वो कक्षा 3 वाले साथियों के साथ आ जाता है, तो ये क्या हो 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। तो ये चीज होती है यहाँ पर पिछड़ा बालक। तो जो बच्चा अगर फेल हो गया और अपने छोटे साथियों के साथ आ गया तो वो हो गया पिछड़ा बालक। निर्देशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन। श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है? चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। खोज विधि, अन्वेषण विधि, ये सब क्या है? ये सब आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर ऐसे थोड़ा याद कर लेते हैं कि जिसकी आर्म स्ट्रांग है वही खोज कर पाता है, वही अन्वेषण कर पाता है। याद रहेगा, अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज करना। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? किलपैट्रिक हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। आगे देखते हैं, TAT का प्रयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? TAT का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। 80 से 89 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? ये मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। 70 से 79 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? ये क्षीण बुद्धि के होते हैं। 50 से 69 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? अल्प बुद्धि होते हैं। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखो। विघटित परिवार और गरीबी। जब भी परिवार का विघटन होता है, माता पिता अलग हो जाते हैं, दादा दादी अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि परिवार का जो विघटन हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उस पर किसी का, मान लीजिए उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। जो बच्चा जैसा चाहता है वैसा करता है और इसी चाहत के चक्कर में वो गलत संगत में पड़ जाता है और वो अपराधी बन जाता है। गरीबी किस तरह अपराध करती है? जब बच्चे के पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो क्या होगा, वो बच्चा कोई ना कोई अपराध करेगा, चोरी करेगा। पेट पालना है तो खाना तो पड़ेगा ही, तो वो क्या करता है, पैसे हैं नहीं तो चोरी करेगा, तो वो क्या हो गया, अपराधी बन गया। मंद बुद्धि बालकों के प्रकार बताइए। जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि ढेर सारे लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, उसमें एक एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। 1999। राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देता है? 600 रुपए की धनराशि देता है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? ये जनक हैं बिने। साइमन बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? तो ये टर्मन ने दिया। याद रखिएगा, टर्मन ने दिया। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण। आरपी से आप याद रखेंगे, कभी कभी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सामूहिक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक है कि व्यक्तिगत है। तो आर्मी से आप समझ सकते हैं कि आर्मी ढेर सारे लोगों की एक समूह होती है।
ठीक है, ढेर सारे जवानों का एक समूह होता है आर्मी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए, आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण हो गया शाब्दिक, और आर्मी बीटा परीक्षण हो गया अशाब्दिक। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि। डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, डॉक्टर जलोटा ने 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। परामर्श किसे कहते हैं, किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह, मार्गदर्शन को परामर्श कहते थे। कि एकदम एग्जैक्ट परिभाषा यहाँ पर दे रखी है परामर्श की। किसी व्यक्तिगत समस्याओं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह, मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया, 1915 में। परामर्श की दो विधियों के नाम लिखो, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर वही चीज हो गई, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी की एक साथ शिक्षा। यहाँ पर योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र का किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी को एक प्रकार से, एक ही तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताओ। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता इस प्रकार है कि बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं, स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होता है, यानी सामान्य बालकों से ये हर मामले में कम होते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करो। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो निर्देशन का अर्थ आप समझ गए कि जो निर्देशन करता है यानी जो निर्देशक होता है वो समस्याओं का समाधान बताता है, वो स्वयं समाधान नहीं करता है, वो बालक को या जिसको भी समस्या हो रही उसको समाधान बताता है और वह बालक उस समस्या का समाधान स्वयं करता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। वैयक्तिक परीक्षण में एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और सामूहिक परीक्षण में ढेर सारे लोगों का एक साथ परीक्षण किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। तो वो दो उद्देश्य हैं, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं से परिचित हों, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सके। तो ये प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं ये आपके सामने हैं। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है, जब बालक पढ़ते तो जो टीचर्स होते हैं वो बालकों के भविष्य के बारे में ज़्यादा जागरूक होते हैं, उनके भविष्य बनाने का ही प्रयास करते हैं। तो जो भी उनको समस्याएं होती है टीचर्स उनका समाधान करते हैं। बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। जो टीचर्स हैं वो बालकों का निर्देशन करते हैं, परामर्श देते हैं उनको। इससे क्या होता है, जो बालक होते हैं वो निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना, ये परामर्श का उद्देश्य है। डीजीपी का पूरा नाम लिखो, इसका आशय लिखो। डीजीपी का पूरा नाम है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। पर्यवेक्षण का मतलब हो गया सुपरविजन। जैसे आपने देखा होगा, आपने खूब सुना होगा अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से कि आज इस विद्यालय का निरीक्षण हुआ। तो ये सब पर्यवेक्षण है कि विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में और अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। अन्वेषण विधि यानी वही खोज विधि की बात यहाँ पर फिर से की जा रही। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की थी।
वही मैंने यहाँ पर फिर से बता दिया आपको कि जिसकी आर्म स्ट्रांग होगी वही खोज कर पाएगा, यानी वही अन्वेषण कर पाएगा। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इन्हें मूर्ख की श्रेणी में रखा जाएगा, मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाएगा। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना, ये सब कैसे हैं? वाणी दोष है, यानी जो भी बोलने में समस्या होती, जो भी बोलने में दोष आ रहा है वो सब हो गया वाणी दोष। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार हैं? श्रवण माने सुनने की विकलांगता, यानी ऐसे बच्चे जिनको सुनने में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है वो श्रवण विकलांगता में आते हैं। उनके प्रकार कुल होते हैं 4। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहार विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं? मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित करने की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। तो ये हैं सामान्य बच्चों में मानसिक भिन्नताएं। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं लिखो। इनकी बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। पिछड़े बच्चों से क्या अभिप्राय? जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखे। तो वास्तविक आयु का जो सूत्र हो गया वो मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि इंटू 100। ये वही सूत्र है जैसे बुद्धि लब्धि के बराबर अभी बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वास्तविक आयु का सूत्र पूछा जा रहा है, तो ये वास्तविक आयु इधर चला जाएगा और ये बुद्धि लब्धि वाला यहाँ आ जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि इंटू 100। देखो इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो अभी इससे पहले जो मैंने आपको सूत्र बताया था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये वही सूत्र है। सिर्फ और सिर्फ वास्तविक आयु को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा गया है और यहाँ पर था बुद्धि लब्धि, उसको उठाकर यहाँ रख दिया गया है। आगे देखते हैं आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखो। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के हैं। दृष्टि बाधित जिनकी आंखों में कोई दिक्कत है, वाणी बाधित जिनको बोलने में कोई दिक्कत है, श्रवण बाधित जिन्हें कोई सुनने में समस्या है, अस्थि बाधित जिनकी हड्डियों में कोई समस्या है। वंचन क्या है? वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित। वंचन का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मानव क्षमता के विकास में बाधक है। आगे देखते हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण कौन से होते हैं। आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण। तो आनुवांशिक कारणों में आता है बौद्धिक दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण हो सकता है बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। ये समस्यात्मक व्यवहार का कारण है शारीरिक। संवेगात्मक कारण क्या हो सकता है? बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना। सामाजिक कारण है निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें। तो ये हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण। अगला है सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, कि आप समाज के प्रति कितने सजग हैं। अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना सामाजिक निर्देशन कहलाता है। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखो। तो वो विधि हैं व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा। प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों, वो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, लेकिन वो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है, कि वो जो बालक है, वो जो व्यक्ति है, वो उसकी जो बुद्धि है वो
कितनी तेज काम करती है, कितने धीमे काम करती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता के किस गति से विकास हो रहा है। तो अगर कभी परिभाषा लिखने को आ जाए कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि की क्या परिभाषा है, तो बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी आपको मालूम है कि मानसिक आयु, ये रही मानसिक आयु 10 वर्ष बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 चौको हो गया 8, 2 पंचे हो गया 10, 4 इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 पंचे होता है 125। तो यहाँ पर जो इसकी बुद्धि निकल के आ गई वो आ गई 125। अगला जो प्रश्न है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना, ये भी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये चीज़ समझ गए। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर जुआयल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। यानी जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता तो उसे किसी न किसी से सहायता लेनी पड़ती है और उसी सहायता को परामर्श कहा जाता है। निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखो। निर्देशन जो होता है सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो दोनों ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती। तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों की क्षमता 20/70 या 20/100 तक होती है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। यानी जिन बच्चों की हड्डियों में, अस्थियों में कोई दिक्कत होती है तो उनके लक्षण कैसे हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि इनके अस्थिबाधित बच्चे हैं ये। विकृत नितंब, पाँव फेरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरु रज्जु का वक्र होना। आगे देखते हैं असुविधा संपन्न के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो असुविधा संपन्न जिन्हें हम कहते हैं वंचना कहते हैं ना, कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वो होते हैं असुविधा संपन्न। अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हैं और उन्हें नहीं मिल रही हैं, तो उन्हें कहा जाता है अपवंचित बालक। उदाहरण के लिए लेते हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो वो 140 के ऊपर होती है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। यहाँ पर कभी कभी एक प्रश्न और आ जाता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो वो हैं लुई ब्रेल। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं धीमी गति से सीखने के कारण कौन कौन से होते हैं। जिनकी अधिगम स्तर, जो अधिगम गति होती है वो बहुत मंद होती है। इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है।
ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। यानी जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनकी जो मानसिक योग्यता होती है वह अन्य बालकों से कम होती है, और इनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो भी सामान्य बालकों से बहुत कम होता है। ये तमाम तरीके से पिछड़े हुए होते हैं। ये समस्यात्मक बालक भी हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार लिखिए, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया ऐसे बालक होते हैं जिन्हें पढ़ने में समस्या होती है, और डिसकैलकुलिया ऐसे बालक होते हैं जिन्हें गणित में समस्या होती है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखो, संशोधनात्मक और निरोधात्मक। अगला प्रश्न है, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षों संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल। मतलब विद्यालय पर्यवेक्षण में विद्यालय से संबंधित सब कुछ शामिल होता है कि जो भी पर्यवेक्षण करने आ रहा है वो सब कुछ पर्यवेक्षण कर सकता है। अगला है, डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखो। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना। तो ये डाइट के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। और भी आप डाइट तो जानते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आप ढेर सारी चीज़ें लिख सकते हैं इनसे संबंधित, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब मालूम है। निरीक्षण प्रणाली के सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। निरीक्षण सतत होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं लिखो। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता ये है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी होते हैं। अगर मंदबुद्धि बालक है तो वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सामान्य बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो मंदबुद्धि बालक है उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पीछे हो जाते हैं। और बात करें अगर प्रतिभाशाली बच्चों की, प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बच्चे, अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो प्रतिभाशाली बच्चे तो तुरंत ही कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं उनको कैप्चर करने में एक सामान्य समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सामान्य बच्चे प्रतिभाशाली और विशिष्ट बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती: भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख करो। अगर सृजनात्मक बालकों की पहचान करनी है तो उनके लिए तीन प्रकार के परीक्षण, शाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण, ये तीन तरीके परीक्षण हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो कारण बताइए: निम्न सामान्य बुद्धि और परिवार का वातावरण। अगर बुद्धि जो है वो निम्न है तब भी शैक्षिक पिछड़ापन रहेगा। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीख नहीं सकता, और अगर परिवार का वातावरण खराब है तो जो बच्चा है उसके दिमाग में बस परिवार की ही बातें चलती रहती, तो वो शिक्षा से संबंधित कुछ सीख नहीं पाता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, लड़ाई दंगा करने वाले बालक। बाल अपराध रोकने के दो प्रमुख उपाय बताइए। घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए, जब उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वो अपराध नहीं करेंगे। अपराध इंसान तभी करता है जब उसके पास आवश्यक सुविधा नहीं है, उसके पास खाने को नहीं, उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं, उसके लिए रहने को नहीं है, तभी बालक जो होता है वो अपराध की तरफ जाता है। अपराधियों की संगत से दूर रखना चाहिए बालकों को। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के साधन जुटाना चाहिए। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। यानी जो बच्चे के माता पिता हैं उनको इस बारे में निर्देश भी देना चाहिए कि बच्चे की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जरूर से जरूर पूरी की जाए, अन्यथा बालक जो होता है वो अपराधी बन सकता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके
बालक या व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो ये चीज निर्देशन आप समझ गए। जो निर्देशन होता है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। ठीक है, कभी किसी को पर्सनली निर्देशित किया जाता है और कभी कभी पूरे एक समूह को निर्देशित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो निर्देशन करता होता है वो सभी को बताता है कि कैसे किसी समस्या का हल निकालना है। वो स्वयं उस समस्या का समाधान नहीं करता, वो केवल विधियां बताता है कि किस विधि से आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। अपवंचन क्या है? अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। तो ऐसी स्थिति अपवंचन की स्थिति होती है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा? दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं, या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता है, या वे अपनी आंखें बार बार खोलते हैं, मलते हैं। इन आंखों में लालिमा होती है, आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधक बच्चे को अध्यापक पहचान सकता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि दृष्टिबाधित बच्चे की आंखों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, या प्रतिभाशाली होते हैं, या औसत बालकों से अलग होते हैं। योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी? तो ये बहुत ही मशहूर परिभाषा है और क्रो यानी क्रो एंड क्रो ने लिखी। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन ये होता है कि लगभग वो हर क्षेत्र में पिछड़ा है, मतलब खेलने में भी पिछड़ा है, पढ़ने में भी पिछड़ा है, और किसी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी वो पिछड़ा है, डांस में भी पिछड़ा है, मतलब हर चीज़ में पिछड़ा है। और विशिष्ट पिछड़ापन होता है कि जैसे कोई बालक है किसी विशेष सब्जेक्ट में पिछड़ा है, जैसे अन्य सभी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, डांस करने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन पता चला वो मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, तो ये कहलाता है विशिष्ट पिछड़ापन। आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आंशिक रूप से अक्षम बालकों को 4 भागों में बांटा गया है: दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थि बाधित। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट होता है। परामर्श की जो प्रक्रिया होती है उसमें साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह किसका कथन है? हम्फ्री और ट्रैक्सलर का। डाइट के 2 विभागों के नाम लिखो: शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। देखिए डाइट के ढेर सारे विभाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप 2 लिख लीजिए। परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखो। तो एबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो ये परामर्श की परिभाषा हो गई जो कि एबिन्सन ने लिखी। मंदबुद्धि बालक के शिक्षक के 2 गुण लिखो। तो ऐसे शिक्षक जो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें धैर्यशील होना चाहिए। सबसे बड़ा गुण तो यही है कि उन्हें धैर्यशील होना चाहिए। ऐसा क्या होता है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो टीचर होता है वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो वहाँ पर जो शिक्षक होता है उसे धैर्यशील होना चाहिए। बच्चे कैसी भी एक्टिविटीज़ करें तो आपको उन्हें धैर्यपूर्वक देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अपना आपा नहीं खोना है, गुस्सा नहीं करना है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। तो प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होता हो और उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो ये चीज़ तो क्लियर, प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, वो सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान होता है, उसका जो अधिगम स्तर होता है वो सामान्य बच्चों से अधिक होता है, उसकी जो अधिगम गति होती है वो भी सामान्य औसत बच्चों से अधिक होती है, वो उन क्षेत्रों में भी विशिष्ट योग्यताएं रखता है जो जिन क्षेत्रों में अन्य बालक कभी पहुंच नहीं पाते।
बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब तैयार किया? तो 1905 में। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होते हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि संशोधित संस्करण में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, और प्रत्येक भाग में कितने पद हैं? 12 पद हैं। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखो। तो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, और जो आर्मी बीटा टेस्ट है वो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। परामर्शदाताओं के 4 गुण लिखो। जो एक अच्छा परामर्शदाता है उसकी क्या क्या गुण हो सकते हैं? उपबोध की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो। अपने साथी छात्रों को से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग लिखो। परामर्श के लक्ष्य, उपबोध्य एवं परामर्शदाता। उपबोध्य मतलब जिसको परामर्श दिया जा रहा है, और परामर्शदाता मतलब जो परामर्श दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है परामर्शदाता एवं उपबोध्य के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। ये हैं सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वो 25 से 70 के बीच में होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये हैं निर्देशन के 2 उपकरण। एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं एस होलिंगवर्थ। ठीक है, एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स, ये पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। तो एस होलिंगवर्थ हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक बताइए। एस के कोचर हैं इसके लेखक। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनसे संबंधित मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा भी दिया है। जो इन प्रश्नों के उत्तर में नहीं दिया है वो सब भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक काम अभी और कर दूंगा कि जैसे यहाँ पर देखिए पिछली बार 2 लेखक के नाम पूछे गए, तो हो सकता है इस बार भी लेखकों के नाम पूछे जाएं। अगर दोस्तों आपको ये पूरी लिस्ट चाहिए जिससे लेखक के नाम पूछे जाते हैं जिन पुस्तकों के, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्द से जल्द बताइएगा और हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे आपकी परीक्षा के पहले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।